हेलो व्यूअर्स, मॉर्निंग डोज के इस एपिसोड में आप सभी का एक बार स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस एपिसोड में फिर से 10 प्रश्नों को समाया गया है। अभी तक आपने इसका अवलोकन कर लिया होगा। आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो आज के सीरीज में जो सबसे पहले प्रश्न लाया गया है वो साइंस सेक्टर से है। आतिशबाजी में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण आता है? हमने पिछले किसी एपिसोड में आपको आतिशबाजी में हरे रंग के बारे में बताया था। आज इसमें फिर से आ गया लाल रंग। तो लाल रंग की स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण लाल रंग जो है वो आतिशबाजी में प्रयोग किया जाता है। इसको याद करने के लिए हमने एक आपको ट्रिक दिया था, जिसको याद होगा आपको। हबेलास है। हरा रंग में बेरियम का यूज होता है और लाल रंग में स्ट्रांसियम का यूज होता है, तो हबेलास है। अगला प्रश्न है, महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? आप देख रहे हैं, महाभारत बहुत ही प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ। ये महाभारत अलग अलग खंडों में विभाजित है, जिसको पर्व कहा गया है। तो इसके पर्वों की संख्या कितनी है? इसके पर्वों की संख्या 18 है। और इसमें जो सबसे पहला पर्व है वो आदि पर्व है, और सबसे लास्ट का पर्व जो है वो स्वर्गारोहण पर्व है। इस बीच 16 और पर्व हैं, अर्थात 16 और खंड है। ये पूरा महाभारत 18 खंडों में विभाजित है। महाभारत से जुड़े हुए और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे महाभारत इसका नाम कब पड़ा? पहले इसका नाम जो है वो भारत था। उसके बाद जब इसमें 1 लाख श्लोकों की संख्या हो गई तो इसका नाम महाभारत हो गया। इस तरह से और भी बहुत सारे इसके प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली किसी एक भारतीय नदी का नाम बताएं। भारत की नदियां जो है, मैंने कभी बताया था कि भारत की नदियां जो है, आप इसे यहां से देख सकते हैं कि भारत की नदियां 2 तरीके से बहती है। एक बंगाल की खाड़ी में और एक इधर देख रहे हैं आप अरब सागर, ये अरब सागर में गिरती है। तो बहुत सारी नदियां जो लगभग हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और कुछ जो पठारी क्षेत्रों से नदियां निकलती हैं वो अरब सागर में गिरती है। यहाँ एक प्रश्न बताया गया है कि अरब सागर में गिरने वाले किसी एक भारतीय, तो आप इसमें नर्मदा नदी का नाम दे सकते हैं। नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाले कुछ नदियों का नाम आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। वो ट्रिक है समानता। समानता, ये हर एक अक्षर जो है वो एक एक नदी को बताता है। जैसे 100 से हो गया साबरमती, मो से हो गया माही, 9 से हो गया नर्मदा, और ता से हो गया तापी। तो साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, ये 4 नदियां मुख्य रूप से भारत की जो है वो अरब सागर में आकर गिरती है। तो आप ट्रिक याद रख सकते हैं, समानता। समानता से 4 नदियां आ गई, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। ये सभी जो है वो अरब सागर में गिरती है। और अरब सागर के निकट ही है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत का जो इस तरह का पार्ट होता है, ये दक्षिणी भारत है, ये गुजरात का क्षेत्र है। तो यहाँ पर खंबात की खाड़ी होती है, यहाँ पर ये चारों नदियां आकर के गिरती है। ये अरब सागर का हिस्सा है। आगे आइए, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? कई बार ये प्रश्न आया है हर जगह। भारत के राष्ट्रीय गीत, सबसे पहले इसको जान लें कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। ये जो राष्ट्रीय गीत, यहाँ पे छात्र कंफ्यूज कर जाते हैं। ये देखिए, राष्ट्रीय गीत है और एक होता है राष्ट्रगान। यह है नेशनल सॉन्ग। और कभी कभी प्रश्न पूछता है राष्ट्रगान, तो वो है जनगण मन जो है वो है राष्ट्रगान, और ये वंदे मातरम जो है ये है राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता, वंदे मातरम के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये जो लिया गया है, ये आनंद मठ, एक उपन्यास लिखा गया था आजादी के समय, आनंद मठ, जो सन्यासी के विद्रोह पर आधारित था। भारत में बहुत सारे ग्रुप ने विद्रोह किया, जिसमें एक ग्रुप
सन्यासियों का भी था, उन्होंने विद्रोह किया। उसके विद्रोह की चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ में की थी। और उस आनंद मठ का जो पहला भाग शुरू होता है वो एक गाने के माध्यम से शुरू होता है, जिसके 5 खंड है। उसमें पहला खंड जो है वो राष्ट्रीय गीत के रूप में लिया गया है, जिसकी चर्चा यहाँ की जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। आगे जान लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी जो थी वो भारत भर में जो है वो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी किसी राज्य में, और वो राज्य था उत्तर प्रदेश। यहां पर आज फिर से हम आपको एक छोटा सा प्रश्न छोड़ रहे हैं, आप इसका आंसर सर्च करने का प्रयास कीजिएगा और इसके आंसर के लिए आप हमारे किसी इस स्पेशल शो को देख सकते हैं। आज का प्रश्न यहां पर है कि भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ये प्रश्न है, आप इस प्रश्न को अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। अर्थात जो भारत में राष्ट्रपति का शासन लगता है वो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में इसका चर्चा किया गया है, आप इस पर रिसर्च करेंगे। ये आज का सवाल रहा। आगे आइए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? यहां पर आंसर होगा 2। राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में जो 2 लोग मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा वो एंग्लो इंडियन होते हैं, विदेशी मूल के होते हैं और भारत में रहने वाले होते हैं। उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है 2। अब यहां जरा हम संख्या की बात कर लेते हैं कि लोकसभा में जो कुल संख्या हो सकती है लोकसभा सदस्यों की वो 552, जिसमें 550 विजित होकर के आते हैं और 2 यही राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये 552 का जो आंकड़ा है ये 2026 तक परिवर्तित नहीं होने वाला है। हालांकि फिलहाल इसमें जो चुनाव होती है वो 545 पर होती है, जिसमें 543 जो होते हैं वो जीत करके आते हैं और 2 यही सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आजकल जो चुनाव में प्रयोग किया जाने वाला मशीन है ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन ईवीएम के माध्यम से, यह पहले के जमाने में बैलेट पेपर पर किया जाता था। आज काफी दिनों से ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम प्रचलित है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप जीके के अथाह सागर में ये जो डेट वाले प्रश्न आते हैं इसके सीरीज को भी याद रखने का प्रयास करेंगे, मेरा ये सलाह रहेगा। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं। आज हमने भी यहाँ एक प्रश्न डालने का प्रयास किया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। आइए महिला दिवस से संबंधित कुछ और भी बात जान लेते हैं कि ये 8 मार्च को मनाया जाने की जो प्रथा थी ये सबसे पहले न्यूयॉर्क से शुरू हुई थी और ये 1908 ईस्वी से शुरू हुई थी। तब सिर्फ न्यूयॉर्क में मनाया जाने लगा था। 1910 में इसे पूरे विश्व भर में मनाए जाने का प्रयास किया गया था और इसे कानूनी रूप से अर्थात पूरे विश्व भर में ये 8 मार्च के डेट को 1975 ईस्वी से ये प्रारंभ किया गया था 8 मार्च को। इस बीच बहुत सारे देशों में बहुत सारी जगह बहुत उथल पुथल हुई। फाइनली 1975 से ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं की सुरक्षा में, कार्य के स्थल पर उनकी सुरक्षा को बढ़ाने की दृष्टि से और विश्व भर में नारी सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए ये दिवस जो है वो मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है? यह कार्यक्रम दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत में दुग्ध की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए वर्गीज कुरियन नाम के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए। वर्गीज कुरियन, उनके प्रयास से ये भारत में दुग्ध उत्पादन में एक क्रांति लाई गई जिसे
ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये 1970 के दशक से ये अपने रूप में कार्य करने लगा था। इसके तहत विभिन्न जगहों पर डेयरी कार्यक्रम, पशुपालन और इस तरह के कार्यक्रम को जो अपनाया जाने लगा, ये ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम था। अंत में आज का सवाल है, तो का उच्चारण स्थान कहाँ है? वर्णमाला में बहुत सारे वर्णों का उच्चारण स्थान का एक सीरीज चलता है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ आज के प्रश्न में है कि तो का उच्चारण कहाँ से होता है। तो का उच्चारण स्थल जो है वो हमारे मुख के अंदर जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा जो होती है वो दांत से टकराती है, तब जाकर के तो का उच्चारण होता है। और सिर्फ तो ही नहीं, तो के ग्रुप में जितने 5 अक्षर हैं जिसे हम तवर कहते हैं, तो, थ, द, ध, न, ये हैं। इसके अलावे ल का भी उच्चारण जो होता है वो दंत से होता है। इसलिए इसका एक याद करने का ट्रिक है, आप इसको इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ऋतु लशानाम दंतः, अर्थात ल और तवर्ग के जितने सारे वर्ण हैं ये इसका उच्चारण स्थान दंत है। और हम लोग याद करते हैं कि हम यूरोलोगों में श पढ़ते हैं तो 3 स होता है। एक जो दंत स, ये सपेरा जैसा जो स लिखते हैं, इस स को हम लोग दंत स इसलिए भी कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है? श से होता है। तो ये हो गया। और एक नो भी आता है, नो, तो नो आ ही गया यहाँ पर। तो इस तरह से हम देखते हैं ऋतु लशानाम दंतः, लो तवर्ग के सारे वर्ण 5 आते हैं उसमें, और जो हमारा दंत श है वो इससे आता है। तो ऋतु लशानाम दंतः, तो का उच्चारण आप उसको भी याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार आज के ये 10 प्रश्नों के सीरीज में इसको समाया गया। फिर हम अगले एपिसोड में 10 प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक इन सारे प्रश्नों को आप रिवाइज करें, अगले एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद।